Hey everyone, welcome to my channel, and if you are new to this channel, please hit the subscribe button so that you can get all the notifications from this channel. In this channel, I'm going to cover each and every subject of general studies for UPSC and state services also, and I'm also going to cover sociology optional for UPSC mains. Okay, so now let's get started with the polity. Last polity में we have started with the election system एंड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स. इसमें हमने कवर करा था टाइप्स ऑफ इलेक्शंस. इलेक्शन क्या होता है ये समझ लिया था. इसमें मैंने जो एनसीईआरटी है 11th क्लास की उसके भी नोट्स इंक्लूड करे हुए हैं. सो इलेक्शन टाइप कवर हो गई थी. देन इलेक्टोरल सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विच आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट चैप्टर. विद एग्जाम्पल मैंने एक्सप्लेन करा था. ओके फ्रेंड्स, एंड मैंने पॉलिटी के लिए एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें अराउंड 42 चैप्टर्स कवर हो चुके हैं. एंड जो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है ये सब हम साथ में ही कवर कर देंगे एक या दो वीडियोज में ही, बट इलेक्शन सिस्टम के बाद. इसके बाद हमने इलेक्टोरल सिस्टम का एवोल्यूशन देखा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बाद. एंड हमारा इलेक्टोरल सिस्टम है जो इंडिया का, वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही क्योंकि स्टैब्लिश हो गया था 1949 में. तो जो एवोल्यूशन है प्री इंडिपेंडेंस एरा एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा ये भी हमने कवर कर लिया था. बट आई वॉज थिंकिंग कि अगर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कवर करने हैं तो उससे पहले हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल्स दिए हैं इलेक्टोरल सिस्टम के लिए वो पता होना चाहिए. उसके बाद ही जो आगे की रिफॉर्म्स हुए हैं तभी हमें समझ आएंगे कि इन रिफॉर्म्स की जरूरत क्यों पड़ी है. उसके बाद ही मैं सारी की सारी जो मेजर कमेटीज हैं जो साइमल्टेनियस इलेक्शन सिस्टम का जो प्रपोजल है वो सारी इन कमेटीज के साथ ही एक्सप्लेन कर दूंगी. बट पहले आज हम आर्टिकल्स कवर करेंगे. अलोंग विद आर्टिकल्स आई एम गोइंग टू इंक्लूड करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स. जैसे कि अगर किसी आर्टिकल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कोई करंट अफेयर है, कोई सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, या फिर हमारी गवर्नमेंट ने कोई इंपॉर्टेंट रेगुलेशन निकाली है, कोई रूल्स निकाले हैं, तो उन सारी चीज़ों का हमें इन आर्टिकल्स के साथ ही पता होना चाहिए. तभी 360 डिग्री कवरेज होती है किसी भी आर्टिकल की. अदरवाइज आई नो यू गाइज मस्ट बी वॉचिंग पॉलिटी रिलेटेड वीडियोज फ्रॉम मैनी मोर चैनल्स, बट आई थिंक एवरीवन इज टीचिंग जस्ट पॉलिटी फ्रॉम लक्ष्मीकांत, बट वो सफिशिएंट नहीं है. एटलीस्ट फॉर मेंस के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है. तो हमें सारे करंट अफेयर्स भी साथ में कवर ही करते जाना है. अगर कोई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है तो वो कवर करते जाना है. एंड प्लीज गाइज फॉर द टाइम बिंग आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि आई एम नॉट एबल टू प्रोवाइड पीडीएफ्स ऑन द टेलीग्राम चैनल. सो एनीवे स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले है हमारा इलेक्टोरल सिस्टम. तो कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 15 में आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 तक जो है वो इलेक्टोरल सिस्टम से ही डील करते हैं. डिफरेंट इन आर्टिकल्स को आप देखते हैं. देखिए सबसे पहले है आर्टिकल 324. जितने भी लक्ष्मीकांत में पॉइंट्स दिए गए हैं सारे कवर होंगे, बट थोड़ा सा डिफरेंट वे में करवाऊंगी मैं. जो आर्टिकल 324 है ये कहता है कि जो सुपरिंटेंडेंस है इलेक्शंस की, जो भी इलेक्शंस की डायरेक्शन होगी, कैसे इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाएंगे, ये सारी चीजें इलेक्शंस की सुपरिंटेंडेंस, उनको सुपरवाइज करना, कंडक्ट करवाना, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी इंडिपेंडेंट बॉडी को दी जानी चाहिए. एंड वो इंडिपेंडेंट बॉडी कौन सी है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है आर्टिकल 324 से ही पावर्स ड्राइव करता है ये सारे काम करने के लिए. बट जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो ये काम किसके लिए करेगा? एक तो पार्लियामेंट के इलेक्शंस के लिए, देन उसके बाद जितने भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में इलेक्शंस होंगे, जो वाइस प्रेसिडेंशियल एंड प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होंगे, जस्ट इन चारों के लिए ही जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, चाहे वो इलेक्टोरल रोल्स को प्रिपेयर करना हो, सुपरिंटेंडेंस करना हो, इलेक्शंस को कंडक्ट करवाना हो, सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन चारों से रिलेटेड जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है. क्योंकि जो म्यूनिसिपैलिटीज एंड जो पंचायत के इलेक्शन होते हैं, ग्राम सभा एंड ऑल से रिलेटेड जो लोकल लेवल पर होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल स्टेट्स को ही दी गई है. हर एक स्टेट का अपना एक स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा जो कि म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायत के इलेक्शंस को ओवरसी करेगा.
ओके, ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के साथ ही कवर करेंगे, बट फॉर द टाइम बिंग प्रेजेंटली जो इलेक्शन कमीशन है इसमें एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, देन 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर भी हैं जो कि इनको असिस्ट करते हैं। इनको जो अपॉइंटमेंट करने की इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो प्रेसिडेंट के पास ही होती है, बट जो रिमूवल का प्रोसेस होता है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अगर रिमूव करना होता है तो वो वैसे ही करा जाएगा जैसे कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज को करा जाएगा रिमूव। एंड वो जो रिमूवल प्रोसेस है वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पहले वाली वीडियोज में। एंड जो बाकी के इलेक्शन कमिश्नर्स हैं वो कैसे रिमूव करे जाते हैं, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ओके, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर के साथ ही प्रेसिडेंट को पावर दी गई है कि वो कुछ रीजनल कमिश्नर्स को भी अपॉइंट कर सकते हैं टू असिस्ट इलेक्शन कमीशन इन द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स फंक्शंस। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लगता है कि अपने फंक्शंस को और ज्यादा इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने की जरूरत है, तो प्रेसिडेंट हेल्प के लिए रीजनल कमिश्नर्स जो होंगे वो अपॉइंट कर सकते हैं। ओके, अब देखिए जो आर्टिकल 324 है इससे रिलेटेड एक जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की, द अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2023। ये इंपॉर्टेंट जजमेंट है। देखिए, अगर आर्टिकल आएगा इन केस प्रीलिम्स में आता है तो ऐसा तो नहीं होगा कि डायरेक्ट पूछ लेंगे कि ये आर्टिकल है तो इनकी प्रोविजंस बताओ, हो सकता है ऐसा आ जाए, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर कोई जजमेंट आती है तो ये पूछा जाएगा ये जो जजमेंट है वो किस आर्टिकल से रिलेटेड है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है ये जजमेंट आर्टिकल 324 से रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट ये जजमेंट लेके क्यों आती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है, देखिए आर्टिकल 324 जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर की बात करता है, बट अगर इन ऑफिसर्स को अपॉइंट करना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर को तो एक अपॉइंटमेंट कमेटी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस अपॉइंटमेंट प्रोसेस को इम्पार्शल एंड बैलेंस्ड बनाने के लिए ही ये रूलिंग दी है। एंड इस रूलिंग में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर को अगर अपॉइंट करना है तो एक अपॉइंटमेंट कमेटी होनी चाहिए। एंड इस कमेटी में देखिए एक तो प्राइम मिनिस्टर होंगे, एक तो होंगे लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड देन होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो देखिए आप इसमें ना समझ सकते हो कि इसमें ऑपोजिशन पार्टीज का जो एक लीडर होगा वो भी आ गया इस अपॉइंटमेंट कमेटी में, इसमें जो करंट गवर्नमेंट होगी उसके लीडर भी आ गए, दैट इज प्राइम मिनिस्टर भी आ गए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट इसमें सीजेआई आ गए, इसमें जुडिशरी भी इन्वॉल्व हो गई कि अगर इलेक्शंस का कोई प्रोसेस चल रहा है उसके ऑफिसर्स को अपॉइंट करना है तो उसमें जुडिशरी का भी एक रोल होगा। बट हमें पता है कि जुडिशरी में एंड पार्लियामेंट में हमेशा एक टस्सल चलती रहती है, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट रूलिंग देती है तो पार्लियामेंट कोई ना कोई लॉ लेके आएगा। तो ऐसे ही इस रूलिंग के अगेंस्ट अब पार्लियामेंट ने देखिए एक एक्ट निकाला, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023। सो देखिए ये एक्ट अब इस जजमेंट के अगेंस्ट ही पार्लियामेंट लेके आया। पार्लियामेंट ने क्या बोला कि ये जो अपॉइंटमेंट कमेटी है ना जिसमें अब जुडिशरी भी आ गई है, जुडिशरी का रोल इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो इलेक्शन प्रोसेस है वो सारे का सारा किसकी सुपरविजन में आता है। अगर देखा जाए तो उसके लिए लॉ कौन लेके आ सकता है, जो सुप्रीम अथॉरिटी है लॉ लेके आने की वो पार्लियामेंट के पास होगी। कुछ स्टेट लेजिस्लेचर्स को भी पावर दी गई है, अगर पार्लियामेंट चाहे तो कुछ पावर्स दे सकता है स्टेट लेजिस्लेचर को, बट जो मेन पावर है लॉ की वो पार्लियामेंट के पास है। सो देखिए पार्लियामेंट ये लॉ लेके आता है, ये एक्ट लेके आता है कि इसमें जुडिशरी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। इस कमेटी की कॉम्पोजिशन कैसी रहनी चाहिए, एक तो इसमें प्राइम मिनिस्टर हो, देन यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हो सकते हैं कोई भी, देन लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो सकते हैं। बेसिकली ये जो आर्टिकल 324 है ये इलेक्शन कमीशन से ही डील करता है कि एक इंडिपेंडेंट जो बॉडी है उसको क्या पावर्स दी गई हैं, इलेक्शन कमीशन की पावर्स क्या हो सकती हैं। बट जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है एंड पार्लियामेंट है, देखिए ये जो ना ऑर्गन्स हैं 3 डेमोक्रेसी के, देखिए अल्टीमेट जो गोल रहता है जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री का कि डेमोक्रेसी मेंटेन रहनी चाहिए,
बट ऑल्सो ये जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं ना, जैसे जुडिशरी हो गया, लेजिस्लेचर हो गया, ये जो ऑर्गन्स होते हैं ये अपनी अपनी पावर को ज्यादा रखने का भी ट्राई करते हैं। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट एंड पार्लियामेंट भी सेम चीज कर रहे हैं, दैट इज लेजिस्लेचर। सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि इलेक्शन कमीशन को अगर पावर देनी है, उसकी अपॉइंटमेंट होनी है डिफरेंट ऑफिसर्स की, तो उसका भी एक से होना चाहिए। बट पार्लियामेंट को क्या लगता है कि नहीं, उसके पास ही ज्यादा पावर होनी चाहिए। सो ये तो था आर्टिकल 324। नेक्स्ट जो है वो है आर्टिकल 325। ओके, सो जो आर्टिकल 324 है ये मेनली इलेक्टोरल रोल्स की बात करता है कि जितने भी इलेक्टोरल रोल्स हैं पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन के लिए, इलेक्टोरल रोल जो होना चाहिए उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहना चाहिए, उसमें यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज भी होनी चाहिए। ये दो प्रिंसिपल, देखिए 3 चीजें आती हैं बेसिकली, लेकिन मेनली ये किसके लिए है, इलेक्टोरल रोल के लिए 3 चीजें आती हैं इसमें। एक तो नॉन डिस्क्रिमिनेशन की, देन आती है यूनिवर्सल सफरेज की, एंड देन आती है चीज इक्वालिटी की। अब नॉन डिस्क्रिमिनेशन की इसमें बात कैसे हो रही है, जैसे कि लक्ष्मीकांत का जो सेकंड पॉइंट दिया गया है उसमें बोला गया है कि एक ही जनरल इलेक्टोरल रोल होना चाहिए सारी की सारी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्युएंसीज के लिए, चाहे इलेक्शंस पार्लियामेंट के लिए हो रहे हैं एंड चाहे इलेक्शंस स्टेट लेजिस्लेचर्स के लिए हो रहे हैं। नो इलेक्टोरल रोल क्या है, देखिए जब भी वोटर्स वोट करते हैं तो एक लिस्ट में ना उनका नाम आता है, उस सारी लिस्ट में जितने भी नाम आएंगे वो सारी की सारी क्या आ जाएंगे, वो इलेक्टोरल रोल में आ जाएंगे। सिंपल टर्म्स में वोटर्स का नाम है जो कि वोटर्स कास्ट करते हैं। देखिए ये चीज आई क्यों थी, इस आर्टिकल को क्यों लेके आया गया था, क्योंकि देखिए हमें पता है जो मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स आए थे उन्होंने क्या इंक्लूड कर दिया था, क्या ऐड करा था, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। अब सेपरेट इलेक्टोरेट होने का मतलब क्या था कि सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज आ जाएंगी, यही तो आगे जाके पार्टीशन का कारण बना था। इसके साथ ही देखिए कम्युनल वायोलेंस, ठीक है। अब इसका मतलब ये भी था कि जो मुस्लिम्स होंगे उनके लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट होगा जिसमें सिर्फ मुस्लिम्स के ही नाम होंगे एंड वो ही अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने के लिए वोट कास्ट करेंगे, वोट डालेंगे। मतलब कि जो बाकी कम्युनिटीज के मेंबर हैं वो वोट नहीं डाल सकते हैं। तो देखिए इसी चीज को हटाने के लिए ही ये आर्टिकल 325 आया था, इसीलिए ही मैंने बताया है कि ये आर्टिकल जो मेनली है किसके लिए है, इलेक्टोरल रोल्स के लिए। सो देखिए ये क्या कहता है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक कम्युनिटी को एक्सक्लूड कर दिया गया है और दूसरी कम्युनिटी को इंक्लूड कर लिया गया है। चाहे पार्लियामेंट के इलेक्शन है, चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शंस है, एक ही जनरल इलेक्टोरल रोल होगा सारी की सारी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्युएंसीज के लिए। टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्युएंसीज में बहुत बार बता चुकी हूँ, ये क्या है कि एरियाज में डिवाइड कर दिया जाता है। बट डिवाइड कैसे करा जाता है कि डीलिमिटेशन कमीशन होता है, ये डिसाइड करता है कि जितने भी एरियाज हैं इलेक्शंस कंडक्ट करवाने के लिए उनमें देखिए ऑलमोस्ट सिमिलर पॉपुलेशन होनी चाहिए हर एक कॉन्स्टिट्युएंसी में। हर एक कॉन्स्टिट्युएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होता है। सो क्या ट्राई करा जाता है कि देखिए एग्जैक्टली इक्वल पॉपुलेशन किसी भी कॉन्स्टिट्युएंसी में कभी नहीं आती है। सो ट्राई करा जाता है कि ऑलमोस्ट इक्वल पॉपुलेशन रहनी चाहिए हर एक एरिया में, जितने भी एरियाज में डिवाइड करा गया है किसी स्टेट को। सो देखिए इस आर्टिकल ने पहली क्या प्रोविजन दी थी कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन रहनी चाहिए, एक ही जनरल इलेक्टोरल रोल रहना चाहिए। सेकंड इसने बात करी थी यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज की। हमारे इंडिया में क्या है कि कोई अगर इंडियन सिटीजन है, 18 ईयर अबव का पर्सन है, चाहे किसी भी कम्युनिटी से है, किसी भी कास्ट से, किसी भी रेस से है, कास्ट से है, डजेंट मैटर, अगर आप 18 ईयर्स से अबव हो तो आप अपनी वोट कास्ट कर सकते हो। यही यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज है। कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा, ना ही रिलीजन के बेस पर, ना ही रेस, कास्ट, सेक्स और चाहे और भी कोई ग्राउंड है, किसी भी ग्राउंड के ऊपर इन चारों में से स्पेशली कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा जाएगा, किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं करा जाएगा, हर किसी को राइट है अपनी वोट कास्ट करने का। साथ में ही देखिए इसमें इक्वालिटी की बात भी करी गई है। 2 तरह की इक्वालिटी की बात करी गई है इसमें, एक तो इंक्लूजन से रिलेटेड है एंड दूसरी एक्सक्लूजन से रिलेटेड है। एक्सक्लूजन का मतलब क्या है कि हर एक पर्सन को इलेक्टोरल रोल में इंक्लूड करा जाएगा, किसी भी इंसान को इनएलिजिबल नहीं ठहराया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ दीज ग्राउंड्स कि ओके ये वाली ग्राउंड्स है एंड इस बेसिस पर
सपोज किसी को रिलीजन के बेस पर इलेक्टोरल रोल में ऐड नहीं करा गया, उसका नाम ऐड नहीं करा गया, तो ये चीज नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि इससे उस पर्सन की इक्वालिटी वायोलेट हो रही है। हमने फंडामेंटल राइट्स को पढ़ा है, तो देखिए आप यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स को भी रिलेट कर सकते हो अगर आपने अपने मेंस आंसर को ज्यादा स्ट्रांग बनाना है। सो देखिए यहाँ पर इक्वालिटी की बात भी आ रही है, हर किसी को इंक्लूड करा जाएगा इलेक्टोरल रोल में। सेकंड इक्वालिटी की बात क्या हो रही है कि देखिए कोई भी पर्सन क्लेम नहीं कर सकता कि उसके लिए एक अलग से स्पेशल रोल हो। ये तो पहले ही बता दिया गया है इस आर्टिकल में कि एक ही जनरल इलेक्टोरल रोल होगा, किसी के लिए कोई स्पेशल इलेक्टोरल रोल नहीं बनेगा। तो इसमें इंक्लूजन की भी बात हुई है एंड इसमें एक्सक्लूजन की भी बात हुई है। सो देखिए अब इस आर्टिकल का पर्पस क्या था? क्या पर्पस था? एक तो डिस्क्रिमिनेशन को हटाना, इक्वालिटी को मेंटेन रखना। इक्वालिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं सिटीजन्स के। तो अगर हमने लेटेस्ट डेवलपमेंट को देखना है तो इससे रिलेटेड डेवलपमेंट क्या है? वन नेशन वन इलेक्शन प्रपोजल। ऑल्दो अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, इससे रिलेटेड मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊंगी जिसमें मैं सारे का सारा आर्टिकल एक्सप्लेन करूंगी, जितने भी इससे रिलेटेड अमेंडमेंट्स होंगी वो सारी बताऊंगी। तो ये डिफरेंट हम कवर करेंगे, बट अल्टीमेटली ये जो प्रपोजल है ना ये इसी आर्टिकल को भी अमेंड करेगा। इसके साथ कुछ और भी आर्टिकल्स हैं जो अमेंड होंगे, बट ये मेन आर्टिकल है क्योंकि ये इलेक्शंस से रिलेटेड है। सो इससे रिलेटेड जो कोविंद कमेटी थी, कोविंद कमेटी ने एक तो ये पहले वाली रिकमेंडेशन भी रखी थी कि सिंगल इलेक्टोरल रोल हो। देन उसके साथ ही दिस कमेटी सुजेस्टेड amending article 325 so as to enable a single electoral roll, but at the same time फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही इशू करेगा, बट विद कंसल्टेशन ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशंस। सो ये चीजें बट हम डिटेल में भी कवर करेंगे, बट फॉर द टाइम भी याद रखें कि जो आर्टिकल 325 है क्योंकि ये इक्वालिटी की बात करता है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, तो इससे रिलेटेड अगर आपने मेंस में लिखना है तो यही डेवलपमेंट होगी। एंड आप ऑब्वियसली फंडामेंटल राइट्स को तो इंक्लूड कर ही सकते हो। एंड नेक्स्ट इज आर्टिकल 326। ओके, जो आर्टिकल 326 है ये यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज की बात करता है। तो आपको लगेगा कि फिर आर्टिकल 325 एंड 26 ये डिफरेंट कैसे हुए? सो देखिए ये जो आर्टिकल है ना 325 ये बेसिकली इलेक्टोरल रोल की बात करता है, कौन इंक्लूड होगा एंड किसको इंक्लूड नहीं करा जाएगा इस आर्टिकल में नहीं बताया गया है। देखिए 325 में ये नहीं बताया गया है कि किसी पर्सन की डिस्क्वालिफिकेशन क्या हो सकती हैं। आर्टिकल 326 में यही बताया गया है कि अगर किसी पर्सन को, देखिए अदरवाइज तो एक्सक्लूड किसी को नहीं करा जा सकता, ठीक है, हर किसी को राइट है वोट कास्ट करने का, बट स्टिल अगर एज पर कॉन्स्टिट्यूशन एंड अकॉर्डिंग टू सम लॉज ऑफ मे बी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, अगर किसी लॉ की वजह से किसी को डिस्क्वालीफाई करा गया है तो वो ग्राउंड्स कौन सी हो सकती है ये इस आर्टिकल 326 में बताया गया है। सो ये बात करता है कि अगर लोकसभा में कोई इलेक्शंस हो रहे हैं या फिर किसी भी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई इलेक्शंस हो रहे हैं तो रूल क्या फॉलो होगा? यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज का ही होगा। दैट इज हर एक पर्सन जो कि 18 ईयर से ज्यादा एज का है और ओल्डर है, इंडिया का सिटीजन है, वो अपनी वोट कास्ट कर सकता है एंड उसको डिस्क्वालीफाई नहीं करा जाएगा अनलेस एंड अनटिल कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल की वजह से उसको डिस्क्वालीफाई करा गया है या फिर किसी लेजिस्लेचर ने, अब लेजिस्लेचर या तो पार्लियामेंट का हो सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर का भी हो सकता है अगर स्टेट असेंबलीज के इलेक्शंस हो रहे हैं। सो अगर इन्होंने कोई लॉ ऐसा बनाया है जिसकी वजह से किसी पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है तो सिर्फ इन्हीं चीजों की वजह से अगर किसी को डिस्क्वालीफाई करा गया है तो वो पर्सन अपना वोट कास्ट नहीं कर सकता है, अदरवाइज हर एक पर्सन को अलाउड है वोट कास्ट करना। अब देखिए अगर किसी को डिस्क्वालीफाई करा जाता है तो ऑफ कोर्स कोई रिस्ट्रिक्शंस भी होंगी, तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं। एक तो है नॉन रेजिडेंस की, देन कोई अनसाउंड माइंड का है, दैट इज कोई मे बी मेंटली इल है और क्राइम की वजह से हो सकता है, करप्शन की वजह से हो सकता है, या फिर अगर कोई पर्सन इलीगल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है तो उसको भी डिस्क्वालीफाई करा जा सकता है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन एंड अगेन
लॉ मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। सो देखिए, अगर इससे रिलेटेड हमने देखना है तो राइट टू वोट की ही बात हो सकती है इस आर्टिकल में 326 में। पहले जो एज थी वो 21 ईयर्स की थी, अब इसको कम कर दिया गया है 18 ईयर। तो उससे रिलेटेड जो अमेंडमेंट है वह 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989। अब देखिए, ये जो अमेंडमेंट है, जब ये अमेंडमेंट इनिशियली आई थी तो इसने इलेक्टोरेट को बाय 50 मिलियन इंक्रीज कर दिया था। मतलब इतने ज्यादा लोग एट द सेम टाइम उसी टाइम पर ऐड हो गए थे। अब और इसका पर्पस क्या था, देखिए इससे ना डेमोक्रेसी को भी और ज्यादा इंक्लूसिव बनाया जा रहा है एंड रिप्रेजेंटेटिव बनाया जा रहा है। इंक्लूसिव कैसे, क्योंकि देखिए अब और भी कम एज के जो लोग हैं, जो यूथ है, वो भी वोट अपना दे सकती है। तो यूथ को अपनी रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पर, यूथ को लगता है कि उनकी अगर एस्पिरेशंस प्रीवियस जनरेशन से डिफरेंट है तो वो अपनी एस्पिरेशंस के अकॉर्डिंग भी किसी रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकते हैं, उनके पास भी अब वोटिंग का राइट है। तो देखिए, अब ये इंक्लूसिव हो गई है डेमोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव हो गई है। ओके, डेमोक्रेसी से मुझे याद आया कि देखिए आपने एक आर्टिकल देखना है जो साउथ कोरिया में अभी हुआ था। देखिए, जो अगर डेमोक्रेसी का इंडेक्स देखें, आपने ये सारी चीजें ना गूगल पे जाकर सर्च भी करनी है, तो हमारा इंडिया साउथ कोरिया से बहुत नीचे आता है। जो इसका रैंक है वो साउथ कोरिया से बहुत ही ज्यादा कम है इंडिया का, अगर डेमोक्रेसी के रिगार्डिंग देखें। बट स्टिल हमें पता है अभी 1-2 दिन पहले कैसे हुआ था, वहां में डिक्टेटरशिप चला दी गई थी एक तरह से, है ना, वहां पर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई थी। तो आपने देखना है कि कैसे एक कंट्री जिसको डेवलप्ड कंट्री माना जाता है, हमारे इंडिया को डेवलपिंग कंट्री में इंक्लूड करा जाता है, बट साउथ कोरिया का है डेवलप्ड कंट्री, है ना। तो इसकी जो इकोनॉमी है साउथ कोरिया की, कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, स्टिल यहाँ पर एक डिक्टेटरशिप जैसा सिनेरियो देखने को मिला। तो ये चीजें आपने देखनी है, इंडिया को आपने कंपेयर करना है, तो आप ऐसे अपना आंसर बेटर बना सकते हो कि देखिए जो ये जो इंडेक्स है, इससे 2 चीजें पता चलती है। देखिए, जो एक तो इंडेक्सेस लेके आते हैं डिफरेंट, है ना, श्योरिटी नहीं होती है कि वो इंडेक्स आपको सही डेटा दे रहा है या नहीं। आप जज नहीं कर सकते हो कि किसी कंट्री की इंटरनल सिचुएशन कैसी है। सो हमारा इंडिया फिर भी बहुत ऑस्पेक्ट्स में बेटर है। सो यस, आपने ये आर्टिकल भी देख लेना है, चेक कर लेना है। सो नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 327। ऑल राइट, आर्टिकल 327 ग्रांट्स द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टू मेक लॉज, पार्लियामेंट लॉज बना सकता है रिगार्डिंग इलेक्शंस टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स। ओके, सो जितने भी पार्लियामेंट के दोनों हाउस हैं, लोकसभा राज्यसभा, एंड जितनी भी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जितने भी लेजिस्लेचर्स के बेसिकली इलेक्शन है स्टेट के, उससे रिगार्डिंग जो लॉज बनाने की अल्टीमेट पावर है, दैट इज गिवन टू पार्लियामेंट बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 327। एंड इस आर्टिकल में देखिए 3 की पॉइंट्स हैं, 3 मेन पॉइंट्स हैं। सबसे पहले बात आती है इसमें लेजिस्लेटिव पावर की। लेजिस्लेटिव पावर दैट इज लॉ मेकिंग पावर। सो पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि लॉज बना सकता है टू रेगुलेट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द इलेक्शंस। सो इलेक्शन से रिलेटेड हर छोटे से लेकर बड़े लेवल का कोई भी अगर कोई एस्पेक्ट है, कोई भी चीज है, हर एक चीज से रिलेटेड लॉ मेकिंग की पावर अल्टीमेटली पार्लियामेंट को ही दी गई है। एंड उसमें देखिए इलेक्टोरल रोल्स की प्रेपरेशन से रिलेटेड भी है, डिलिमिटेशन अगर करना है कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, दैट इज अगर एरियाज को डिफाइन करना है, उससे रिलेटेड भी पावर दी गई है। एंड कोई भी मैटर है अगर इलेक्शन से रिलेटेड, बेसिकली आप इसमें इसके एम्बिट में ना, इस आर्टिकल के एम्बिट में आप मान सकते हो कि पार्लियामेंट के पास एक्सट्रीम पावर दी गई है, इवन मोर देन सुप्रीम कोर्ट। ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट अपने जुडिशियल रिव्यू की बात करता है, बट इलेक्शंस के केस में अगर देखें तो जुडिशियल रिव्यू काफी कम हो जाता है। सो देखिए आर्टिकल 327 क्या कहता है कि लेजिस्लेटिव पावर दी गई है, इलेक्शन को अगर स्मूथली कंडक्ट करवाना है तो उससे रिलेटेड जो पावर है पार्लियामेंट के पास है। इलेक्शंस को अगर मैनेज करना है उससे रिलेटेड मैनेजमेंट, देखिए कहीं पर अगर बूथ रिगिंग हो रही है, बूथ कैप्चरिंग हो रही है, रिगिंग हो रही है इलेक्शंस की, सो बेसिकली फ्री एंड फेयर इलेक्शंस अगर कंडक्ट करवाने हैं तो प्राइमरी पावर किसके पास चली गई थी, लेजिस्लेट करने की पावर वो है पार्लियामेंट के पास। अब देखिए इस चीज से आपने कंफ्यूजन नहीं लेके आनी है कि फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास कैसी पावर हुई, है ना।
उसके पास अपनी पावर है, उसने चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवाना है ना। बट जो लॉ मेकिंग की पावर है, एक लॉ कौन लेके आता है? हमारा पार्लियामेंट। वो जो अल्टीमेट पावर दी गई है इलेक्शंस से रिलेटेड, वो पावर पार्लियामेंट के पास है। सो देखिए, इलेक्शंस को मैनेज करवाने से भी रिलेटेड, सो दैट जो इलेक्शंस की इंटेग्रिटी बनी रहे। एक अगर डेमोक्रेटिक प्रोसेस है हमारे इंडिया के में, अगर डेमोक्रेसी है तो वो डेमोक्रेसी बनी रहनी चाहिए। सो इलेक्शन मैनेजमेंट से भी रिलेटेड। सो देखिए, अब इससे इसी आर्टिकल में ही स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड भी एक प्रोविजन है। अगर पार्लियामेंट को लगता है, देखिए वैसे तो पार्लियामेंट के पास ही सारी पावर रहेगी, पार्लियामेंट ही जनरली लॉज लेके आता है इलेक्शन से रिलेटेड, बट स्टिल अगर पार्लियामेंट को लगता है कि कुछ मैटर्स से रिलेटेड जो पावर है डिवॉल्व करी जा सकती है स्टेट के लेजिस्लेचर को, तो पावर जो पार्लियामेंट है वो डेलीगेट कर सकता है, बट अगर पार्लियामेंट चाहे। सो इस आर्टिकल का एसेंस क्या है कि पार्लियामेंट को ही पावर दी गई है टू ओवरसी एंड रेगुलेट द इलेक्टोरल प्रोसेस। इलेक्टोरल प्रोसेस को एक इन्वेस्टिगेशन टाइप करना कह सकते हो आप, ओवरसी करना, देखना कि सब कुछ स्मूथली चल रहा है या नहीं चल रहा है, इलेक्शंस की रेगुलेशन करना, सारी प्रोसेस के लिए जो पावर दी गई है इस आर्टिकल के थ्रू वो पार्लियामेंट के पास ही है, सो दैट द इलेक्शंस कैन बी कंडक्टेड इन ऑर्डरली एंड फेयर मैनर। ओके, इसमें मैंने लिखा नहीं हुआ है, बट अगर आप कोविंद कमेटी की बात करो तो देखिए इसने साइमल्टेनियस इलेक्शंस की प्रोविजन दी थी, प्रपोजल दिया था। तो आर्टिकल 326 में तो अमेंडमेंट होगी, बट साथ में ही आर्टिकल 327 में भी अमेंडमेंट होगी, क्योंकि अगर इलेक्टोरल प्रोसेस को स्मूथली रन करना है, स्ट्रीमलाइन करना है, तो साइमल्टेनियस इलेक्शंस क्या बोलते हैं? जितने भी सेंटर में इलेक्शंस होंगे, स्टेट में इलेक्शंस होंगे, एंड इवन जो लोकल लेवल पर इलेक्शंस होंगे, पंचायत के, म्यूनिसिपैलिटीज के, उनको भी इन्हीं के साथ ही कंडक्ट करवाया जाएगा। एंड अगर इन जो अदरवाइज तो देखिए क्या होता है कि जो स्टेट का इलेक्शन कमीशन होता है ना, वो ही अपनी इंडिविजुअल स्टेट के पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शंस को ओवरसी करता है ना, उसको रेगुलेट करता है। बट अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस को इम्प्लीमेंट करा जाता है तो पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज के जो लोकल लेवल पर इलेक्शंस होते हैं वो भी साथ में ही आ जाएंगे। तो अगर इलेक्शंस को मैनेज करना है, यूनिफॉर्मिटी को इंश्योर करना है, प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना है, तो इट मीन्स आर्टिकल 327 में भी अमेंडमेंट करनी ही होगी, है ना। सो ओके, ये तो था आर्टिकल 327। जो आर्टिकल 328 है वो इजी सा है। इसमें क्या बोला गया है कि स्टेट लेजिस्लेचर्स को भी पावर्स दी गई हैं कि जितने भी इलेक्शन से रिलेटेड काम है, जैसे कि डिलिमिटेशन वगैरह करना होता है, इलेक्टोरल रोल्स को प्रिपेयर करना, जो बेसिकली आर्टिकल 327 में काम थे, वो काम स्टेट के लेजिस्लेचर्स भी कर सकते हैं, बट अगर पार्लियामेंट उनको ये पावर डेलीगेट करता है, यही कंडीशन है। अगर पार्लियामेंट ने इससे रिलेटेड कोई भी प्रोविजन नहीं बनाई है तो सारी की सारी चीज़ों की लॉ मेकिंग की पावर जो होगी वो अल्टीमेटली पार्लियामेंट के पास ही होगी। इट मीन्स जो स्टेट लेजिस्लेचर होंगे वो जस्ट सप्लीमेंट कर सकते हैं, बस एक एड ऑन के जैसे काम करेंगे जितने भी स्टेट लेजिस्लेचर होंगे एज पर आर्टिकल 328। इससे फायदा क्या होगा? एक तो जो स्टेट के इलेक्शंस हैं उसमें रिफॉर्म्स आ जाएंगे, है ना। जो अब इंडिविजुअल स्टेट्स हैं वो अपनी जियोग्राफी के अकॉर्डिंग, अपने कल्चर के अकॉर्डिंग, अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग रिफॉर्म लेके आ सकते हैं अगर स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर होगी। तो पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी के जो लोकल लेवल पर भी इलेक्शंस होते हैं, देखिए यहाँ पर क्या होता है, अभी का सिनेरियो क्या है मैक्सिमम स्टेट्स में कि जैसी ईवीएम मशीन्स हैं वो लोकल लेवल के इलेक्शंस के लिए यूज नहीं होती हैं, चाहे वो सिटीज में म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शंस हो रहे हैं, चाहे वो पंचायत के गांव वगैरह में इलेक्शन हो रहे हैं। सो अगर स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास पावर होगी तो एक तो वो इलेक्ट्रॉनिक जो मशीन्स हैं, ईवीएम मशीन है, इनको भी लेके आ सकती हैं, ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ सेंटर। तो टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करा जा सकता है। ये सब चीजें करने के लिए स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी पावर होनी चाहिए। ऑल्दो ये पावर डेलीगेट कौन करता है? पार्लियामेंट ही करता है, बट स्टेट्स को भी पावर दी जा सकती है। इससे प्रोसेस और ज्यादा स्ट्रीमलाइन हो जाएगी, हैंडल करना डिफिकल्ट हो जाएगा, पार्लियामेंट के ऊपर भी इतना ज्यादा वर्कलोड नहीं होगा
इन सारी लॉ मेकिंग प्रोसेस का, क्योंकि स्टेट जो होंगी वो अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग, देखिए हमारा जो इंडिया है बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, हर एक स्टेट का कल्चर अलग है। ऐसा बोला जाता है कि 5 किलोमीटर पर जाकर ही लैंग्वेज, कंडीशंस, क्लोथिंग, फूड सब कुछ चेंज हो जाता है। तो हर एक स्टेट जो होगी अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग लॉ मेकिंग कर सकती है। तो ये पावर कहाँ से आती है? आर्टिकल 328 से। बट अल्टीमेटली फिर भी प्राइमरी पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास ही है। एंड देन है आर्टिकल 329। ऑल राइट, जो आर्टिकल 329 है ये डिस्प्यूट्स वगैरह से रिलेटेड है, आप ऐसा बोल सकते हो। जो भी इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट है, क्या ज्यूरिसडिक्शन है कोर्ट की उससे रिलेटेड, कितनी पावर्स हैं कोर्ट्स के पास, क्या वैलिडिटी है इलेक्शंस की, क्या उनको चैलेंज करा जा सकता है या नहीं, ये सारी चीजें बेसिकली इलेक्शन डिस्प्यूट जो एक वर्ड है ना, इससे रिलेटेड सारी चीजें आर्टिकल 329 में है। ऑल द प्रोविजंस रिलेटेड टू ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स, और या फिर कोई भी अगर इलेक्शन डिस्प्यूट्स आते हैं। इसमें देखिए 2 पॉइंट्स हैं, 2 क्लॉजेज हैं बेसिकली आर्टिकल 329 की। जो लक्ष्मीकांत का पॉइंट नंबर 7 एंड 8 है वो आप मान सकते हो। जो पॉइंट नंबर 7 है वो है आर्टिकल 329 क्लॉज ए, एंड जो पॉइंट नंबर 8 है वो है 329 क्लॉज बी। सो फर्स्ट क्लॉज ए क्या कहती है? बार ऑन इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स। इस क्लॉज के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्युएंसीज की एरियाज का जो डिलिमिटेशन है उससे रिलेटेड डिलिमिटेशन कमीशन ने जो भी डिसीजन ले लिया है वो डिसीजन फाइनल डिसीजन होगा। एंड किसी भी कोर्ट में देखिए इस डिसीजन को चैलेंज नहीं करा जा सकता। सो कोई भी लॉ जो कि कॉन्स्टिट्युएंसीज की डिलिमिटेशन से रिलेटेड है या फिर जो सीट्स की अलॉटमेंट होगी उससे रिलेटेड अगर कोई लॉ है, उस लॉ को किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं करा जाएगा। ये कहता है क्लॉज ए ऑफ आर्टिकल 329। सो अब इसमें डिलिमिटेशन कमीशन की बात करी गई है। इट मीन्स द डिसीजन टेकन बाय डिलिमिटेशन कमीशन विल बी फाइनल एंड कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट और कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन। सो देखिए डिलिमिटेशन कमीशन का जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमारी कंट्री को जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स को कॉन्स्टिट्युएंसीज में डिवाइड कर दिया जाता है। एंड कॉन्स्टिट्युएंसीज क्या है? जियोग्राफिकल एरियाज, दैट इज एरियाज में एक स्टेट को डिवाइड कर दिया गया है, चाहे वो सेंट्रल लेवल के इलेक्शंस हैं लोकसभा के लिए उसके लिए भी, एंड जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस होते हैं उनके लिए भी कॉन्स्टिट्युएंसीज में ही डिवाइड करा जाता है। अब ये जो जियोग्राफिकल एरियाज हैं, ये जो कॉन्स्टिट्युएंसीज हैं, इनको लिमिट कौन करता है? तो डिलिमिटेशन कमीशन। डिलिमिटेशन कमीशन देखता है कि किसी जियोग्राफिकल एरिया की पॉपुलेशन कितनी है। ऑल्दो किसी भी कॉन्स्टिट्युएंसी की पॉपुलेशन इक्वल कभी नहीं हो सकती, बट कमीशन ये ट्राई करता है कि जो पॉपुलेशन होनी चाहिए किसी भी कॉन्स्टिट्युएंसी में वो ऑलमोस्ट इक्वल ही रहनी चाहिए। एंड अगर किसी कॉन्स्टिट्युएंसी में किसी एरिया में पॉपुलेशन ज्यादा है एंड दूसरे एरिया में पॉपुलेशन कम है तो उस एरिया को रीडिफाइन कर दिया जाता है, बाउंड्रीज को फिर से डिसाइड करा जाता है बाय दिस कमीशन, एंड पॉपुलेशन को एडजस्ट कर दिया जाता है। सो दैट देखिए अगर किसी एरिया में अभी पॉपुलेशन कम हो गई है एंड दूसरे एरिया में ज्यादा है तो देखिए इस एरिया में से निकालकर कुछ लोगों को इस कॉन्स्टिट्युएंसी में ऐड कर दिया जाएगा। अब सपोज बी में जो पॉपुलेशन थी वो ज्यादा हो गई थी, यहां से एरिया को इस ए कॉन्स्टिट्युएंसी में ऐड कर दिया जाएगा क्योंकि ए में पॉपुलेशन कम हो गई थी। तो ट्राई करा जाएगा कि हर एक कॉन्स्टिट्युएंसी में ऑलमोस्ट पॉपुलेशन सेम ही रहनी चाहिए। एंड ये जो सीट्स अलॉट होती है ना, यहाँ पर अलॉटमेंट की भी बात करी गई है, ये जो सीट्स भी अलॉट होती हैं वो पॉपुलेशन की रेशियो के अकॉर्डिंग ही होती है। एक रेशियो डिफाइन करा गया है। वैसे ये सारे कॉन्सेप्ट मैं पहले वाली वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जब हमने लोकसभा राज्यसभा ये सारे चैप्टर्स कवर करे थे, तो आप उन वीडियोस को भी जाकर एक बार देख सकते हो। सो देखिए ये यहाँ पर डिलिमिटेशन कमीशन की बात होगी। इनके डिसीजन को कहीं भी क्वेश्चन नहीं करा जा सकता। इससे रिलेटेड अगर कोई लॉ आता है, सीट की अलॉटमेंट से रिलेटेड कोई लॉ आता है, एंड दैट लॉ कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन इन एनी कोर्ट। एंड सेकंड प्रोविजन क्या है इस आर्टिकल की? क्लॉज बी, ये बात करता है इलेक्टोरल डिस्प्यूट की। सी, जब हमारे इंडिया में कहीं भी इलेक्शंस होते हैं तो डिस्प्यूट्स तो होते ही हैं। कहीं पर बूथ कैप्चरिंग हो रही होती है, लड़ाइयाँ होती हैं ना, इतने ज्यादा
दंगे फसाद होना स्टार्ट हो जाते हैं जब इलेक्शंस का चल रहा होता है। स्पेशली अगर आप बंगाल की बात करो, ये तो एक एक्सेप्शनल ही केस रहता है हमेशा बंगाल का। तो इलेक्शन डिस्प्यूट्स जो है वो नॉर्मल है हमारे इंडिया में। सो ये आर्टिकल क्या कहता है कि अदरवाइज तो देखिए, चाहे पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं किसी भी हाउस के, लोकसभा राज्यसभा, और चाहे स्टेट के किसी भी लेजिस्लेचर के किसी भी हाउस के, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, किसी भी हाउस के, स्टेट के भी, चाहे पार्लियामेंट के इलेक्शंस होते हैं, अदरवाइज तो इलेक्शंस को चैलेंज नहीं करा जा सकता है, वो इलेक्शंस वैलिड माने जाएंगे, एक्सेप्ट तब अगर एक इलेक्शन पिटीशन फाइल करी गई है। एंड इलेक्शन पिटीशन ये जो फाइल करी जाएगी ये किसी ऐसी अथॉरिटी को करी जाएगी जो बाय लॉ ही बनी हो। तो देखिए इसमें क्या था कि इस अथॉरिटी को किसी लॉ के द्वारा ही बनाया जाना चाहिए। एंड हमें पता है कि ऐसी पावर किसके पास है, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ही कोई लॉ लेके आएगा, उस लॉ से एक अथॉरिटी बनाई जाएगी एंड फिर ये जो इलेक्शन पिटीशन होगी इस अथॉरिटी को ही फाइल करी जा सकती है। बट 1996 से क्या हो गया है कि अब हाई कोर्ट भी इलेक्शन पिटीशन को ट्राई कर सकता है, इनका ट्रायल कर सकते हैं हाई कोर्ट्स भी। बट जो फाइनल अपील होगी इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास ही होती है। एपलेट जुरिस्डिक्शन जो किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। एंड इफ समवन इज नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट देन दैट पर्सन कैन फाइल एन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। ओके, अब इससे रिलेटेड, इस आर्टिकल 329 से रिलेटेड हम लेटेस्ट वाला सुप्रीम कोर्ट रूलिंग देखेंगे। इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट है, प्लीज अपने नोट्स में इंक्लूड कर लें, चाहे लक्ष्मीकांत में ही नोट करके रख लें साथ में ही। किशोर चंद्र शगनलाल राठौड़ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024 केस, देखिए इसी साल का ही है। सो देखिए ये केस किससे रिलेटेड है। देखिए जो आर्टिकल 329 था ये बात करता था कि डिलिमिटेशन एंड सीट की अलॉटमेंट को चैलेंज नहीं करा जा सकता। इनसे रिलेटेड जो भी लॉ होगा दैट कैन नॉट बी चैलेंज। एंड जो इलेक्शन डिस्प्यूट होंगे उनसे रिलेटेड भी जो इलेक्शन पिटीशन होगी वो अप्रोप्रिएट लॉ के द्वारा जो एक बनी अथॉरिटी होगी उसमें फाइल करी जा सकती है। सो देखिए क्या हुआ था, जो गुजरात हाई कोर्ट है इसने एक रूलिंग दी थी कि डिलिमिटेशन मैटर्स जो होंगे, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिफाइन करना होता है उससे रिलेटेड मैटर्स में जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। दैट इज गुजरात हाई कोर्ट कंप्लीटली बार्ड जुडिशियल रिव्यू इन डिलिमिटेशन मैटर्स। तो देखिए इस पे फिर सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई थी वो जजमेंट का नाम है किशोर चंद्र शगनलाल राठौड़ जजमेंट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये चीज देखिए पॉसिबल नहीं है। क्यों, हमारा जो जुडिशियल रिव्यू है वो क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। बेसिक स्ट्रक्चर विद ऑल द इंपॉर्टेंट जजमेंट्स मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो। सो देखिए ये अब वायोलेट नहीं हो सकता है, कंप्लीटली इसको खत्म नहीं करा जा सकता है। सो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चाहे जो आर्टिकल 329 है ये इम्प्लिसिटली बात करता है, एक्चुअली एक्सप्लिसिटली बात करता है कि जुडिशियल रिव्यू नहीं होना चाहिए, इलेक्शंस को चैलेंज नहीं करा जा सकता है, डिलिमिटेशन से रिलेटेड लॉस को चैलेंज नहीं करा जा सकता है। बट क्योंकि जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है तो इसको कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं करा जा सकता है। ऐसी सिचुएशंस जहां पर इलेक्शंस में कहीं आर्बिट्रेरीनेस हो रही है या फिर इलेक्शंस के टाइम पर किसी भी आर्टिकल से रिलेटेड कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वायोलेशंस हो रही है, in that situations, in both these situations delimitation matters can be brought under the purview of judicial review, that is election dispute and delimitation matters can be challenged in the Supreme Court and in the High Court, but only in case of arbitrariness or constitutional violations। क्योंकि अदरवाइज जो आर्टिकल 329 है ये जुडिशियल इंटरवेंशन को रिस्ट्रिक्ट करता है। ये आर्टिकल क्या कहता है कि इलेक्शन प्रोसेस में जो जुडिशरी है उसका मिनिमम रोल रहना चाहिए, इसीलिए ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी पार्लियामेंट को ही मेन पावर दी गई है। इलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड जो लॉ मेकिंग की पावर है वो पार्लियामेंट के पास ही है अल्टीमेटली।
ओके, एक आर्टिकल और है यहाँ पर। हमारे जो मेन आर्टिकल हैं इलेक्टोरल प्रोसेस से रिलेटेड 324 से लेकर 329 तक खत्म होते हैं विद ऑल द इम्पॉर्टेंट एंड करंट डेवलपमेंट्स। प्लीज अपने नोट्स में इंक्लूड कर ले। इसके अलावा एक और आर्टिकल दिया गया है लक्ष्मीकांत में, आर्टिकल 323B। ये आर्टिकल क्या कहता है? ये आर्टिकल बेसिकली पावर देता है एप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर को, दैट इज ईदर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। इनको पावर देता है कि इन केस अगर कोई इलेक्शन डिस्प्यूट्स आते हैं तो आप एक ट्राइब्यूनल को इस्टेब्लिश कर सकते हो, पार्लियामेंट भी, स्टेट लेजिस्लेचर भी। एंड इसमें भी देखिए जो सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन है, इनफैक्ट ऑल कोर्ट्स की जो ज्यूरिसडिक्शन है उनको एक्सक्लूड कर दिया गया है। मतलब कि ट्राइब्यूनल के डिसीजन में जो हमारे कोर्ट्स हैं वो इंटरवीन नहीं कर सकते हैं, लाइक आर्टिकल 329। जैसा इसमें भी बोला गया था कि जुडिशियल इंटरवेंशन को कम करा गया है, बट अब क्या कर दिया गया है किशोर चंद्र केस में कि कंप्लीटली जुडिशियल रिव्यू को खत्म नहीं करा जा सकता है इलेक्शन प्रोसेस में भी। बट ठीक है, जो आर्टिकल 323B है इसमें पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को ट्राइब्यूनल इस्टेब्लिश करने की पावर दी गई है कि कोई इलेक्शन अगर डिस्प्यूट आता है, एंड इसमें सुप्रीम कोर्ट एंड किसी और भी कोर्ट की जुडिशियल इंटरवेंशन नहीं है। सॉरी, इसमें सुप्रीम कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पास देखिए स्पेशल पावर है स्पेशल लीव पिटीशन की। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है। जब हमने सुप्रीम कोर्ट की सारी पावर्स कवर करी थी उसमें हमने स्पेशल लीव पिटीशन को भी कवर करा था, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है, प्लीज आप जाकर एक बार वो वीडियो देख लें। सो देखिए, अगर ये सिचुएशन नहीं है, इसके अलावा और किसी भी तरीके से इलेक्शन डिस्प्यूट से रिलेटेड सारे डिसीजंस ये ट्राइब्यूनल ही लेगी एंड सारे कोर्ट्स को एक्सक्लूड कर दिया गया है। अब तक कोई भी ट्राइब्यूनल को इस्टेब्लिश नहीं करा गया है। ओके, इसके अलावा देखिए एक और केस है चंद्र कुमार केस 1997 का। इसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये जो प्रोविजन है आर्टिकल 323B की के सुप्रीम कोर्ट की कोई भी इंटरवेंशन नहीं होगी, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें भी जुडिशियल रिव्यू को पूरी तरह से खत्म ही करा गया था, क्योंकि सारे के सारे कोर्ट्स की जितने भी हाई कोर्ट्स हैं किसी के पास कोई पावर ही नहीं है इस ट्राइब्यूनल से रिलेटेड। सो इस केस में क्या कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर ट्राइब्यूनल से रिलेटेड कोई भी डिसीजन किसी को पसंद नहीं है देन दैट डिसीजन कैन बी चैलेंज्ड इन हाई कोर्ट्स। इस डिसीजन के अगेंस्ट हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करी जा सकती है, अपील करी जा सकती है। ओके, सो ये तो थे सारे के सारे आर्टिकल्स एंड नेक्स्ट वीडियो में हम सारी की सारी इंपॉर्टेंट जो कमिटीज हैं, देखिए अब ये जो कमिटीज है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी कमिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है एंड स्पेशली जो कोविंद कमेटी है अभी रिसेंटली चल रही है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कमिटीज इलेक्शन मशीनरी, इलेक्शन प्रोसेस, वो सारे का सारा हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे।